Hello everyone. In this session we will discuss charge. अभी तक हमने देख लिया समन वारंट, किस तरीके से सीज और सीजर होगा, किस तरीके से हम कंपेल करेंगे डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल अपीयरेंस के लिए अक्यूज्ड को, कैसे मेंटेनेंस मिलेगा, कैसे सिक्योरिटी ऑफ पीस के लिए हम किस तरीके से बॉन्ड और जो है श्योरिटीज लेंगे। अब हम आते हैं चार्ज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक जब फेयर ट्रायल होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट फेयर ट्रायल की क्या होती है? फेयर ट्रायल की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है टू गिव प्रिसाइज इंफॉर्मेशन टू द अक्यूज्ड, टू द अक्यूजेशन अगेंस्ट हिम। तो उसके अगेंस्ट जो अक्यूजेशन लगे हुए हैं उसकी उसको एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देना, ये होता है एक फेयर ट्रायल का जो है बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अब ये चार्ज एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब वो एक अक्यूज को अपने बारे में चार्ज पता चलता है कि उसके अगेंस्ट क्या चार्ज लगाए गए हैं, तो उसको अपने डिफेंस को प्रिपेयर करने में बहुत आसानी होती है। चार्ज इज देन टू बी रीड। सबसे पहले एक जब ट्रायल होता है तो चार्ज on the basis of the documents present before the magistrate as per 173। अगर पुलिस कंप्लेंट से रिलेटेड, अगर पुलिस रिपोर्ट सबमिशन से रिलेटेड केस है तो जो डॉक्यूमेंट पुलिस सबमिट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ दैट चार्ज शीट एंड स्टेटमेंट एंड एवरीथिंग, ऑन द बेसिस ऑफ दोज डॉक्यूमेंट जो मजिस्ट्रेट होगा वो चार्ज डिराइव करेगा। जब वो चार्ज बन जाता है तो चार्ज को अक्यूज को सुनाना भी होगा, ठीक है, कि आपके अगेंस्ट ये चार्ज लगे हैं, आप क्या गिल्टी प्रूफ प्लीड करते हैं या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद वो कहता है कि नहीं, नॉट प्लीड गिल्टी, तो फिर आगे के जो प्रोसेस होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि सीआरपीसी में मेंशन है कि एविडेंस के लिए फिर विटनेसेस को बुलाना, उनकी बातें, आर्ग्यूमेंट जो है वो प्रॉपर टाइम स्टार्ट हो जाते हैं। अब इन द केस ऑफ वीसी शुक्ला वर्सेस स्टेट, एक केस है वीसी शुक्ला और वर्सेस स्टेट का, 1989 सप्लीमेंट्री एससीसी पेज नंबर 92। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि चार्ज सर्व्स द पर्पस of notice or intimation to the accused drawn up according to specific language of law, giving clear and unambiguous or precise notice of the nature of accusation that the accused is called upon to meet in the course of a trial। तो इस केस में क्लियरली आप ऑब्जेक्टिव जो है चार्ज का वो क्लियरली मेंशन कर दिया है कोर्ट ने। एक नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस सुदर्शन चक्कर। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस सुदर्शन चक्कर, 1995 वॉल्यूम 4 SCC 181। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो अभी मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया, दैट इन फ्रेमिंग अ चार्ज ड्यूरिंग अ क्रिमिनल ट्रायल इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, the court is required to confine its attention to documents referred to under section 173। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास चार डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ अपने अपनी तरफ से हम, इफ मजिस्ट्रेट इज प्रिज्यूमिंग समथिंग, तो ऑन दी, if he has drawn some inferences from the document produced before him and he is presuming something, so he cannot levy charge on the basis of his assumption, right? He has to give reasons। नेक्स्ट इज, अब हम देखते हैं कि जो चार्ज है वो हमारा मेंशन है चैप्टर 17 में, 11111224, 111 से 224 जो सेक्शन है वो चार्ज की बात करते हैं। इसको हम दो हेड्स में जो है डिस्कस करेंगे। पहला तो हो गया फॉर्म्स ऑफ चार्जेस, जो कि मेंशन है आपका 211 से 217 में, जिसमें जनरल चीजें हैं कि क्या क्या होना चाहिए चार्ज जब फ्रेम किया जाता है। तो दूसरा है ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस, जो कि 218 से 224 में, जिसमें ये बताया जाता है कौन कौन से चार्जेस वन ट्रायल में एक साथ ज्वाइन करके चार्ज किए जा सकते हैं, ट्रायल में लिया जा सकता है या नहीं। अब देखते हैं 211। 211 बात करता है कंटेंट ऑफ चार्ज की। कंटेंट ऑफ कोर्स आपको खुद पता चल रहा है, इट मस्ट स्टेट द ऑफेंस विथ विच अक्यूज्ड इज चार्ज। ऑफेंस को बताना बहुत जरूरी है। इफ द लॉ गिव्स एनी स्पेसिफिक नेम टू द ऑफेंस, उस नाम का भी लिखना वहां बहुत जरूरी है। इफ नेम नॉट गिवन,
सो डेफिनेशन अगर कोई दी हुई है उस ऑफेंस की तो डेफिनेशन भी बताना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन मेंशन करना है, मस्ट बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की ही लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। अब 211 सब क्लॉज 5 कहता है fact that the charge is made is equivalent to a statement that every legal condition required by law to constitute the particular offense as offense was fulfilled। मतलब कि फैक्ट भी उसमें होने चाहिए कि वो जो ऑफेंस मेंशन है उस ऑफेंस को करने के लिए जो भी एक कंडीशंस होती हैं, चाहिए होती हैं, वो भी फुलफिल हुई हैं। इसका भी थोड़ा सा जिक्र होना चाहिए कि कैसे, कब, क्या, कहाँ हुआ। 211 सब क्लॉज 7 कहता है इफ अगर पहले से कन्विक्टेड है, जो अक्यूज्ड आपके सामने है, तो वो जो पहले वाला केस है उसके फैक्ट्स के डेट एंड प्लेस का डिस्क्लोजर बहुत ही ज़रूरी होगा। ठीक है। अच्छा, इन अ केस ऑफ डिफॉर्मेशन अंडर 500 आईपीसी, ये केस है आपका बल्लभ दास AIR 1943 कलकत्ता 473। इसमें कोर्ट ने कहा इन अ केस ऑफ डिफॉर्मेशन अंडर 500 आईपीसी the alleged defamatory statement on which the prosecution relies should be separately and precisely mentioned। ठीक है। जैसे कि डिफेमेशन के केस में अगर चार्ज फ्रेम हुआ है तो किस स्टेटमेंट को कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, किस किस स्टेटमेंट के बेसिस पे उसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम किया हुआ है, ये वो स्टेटमेंट कोट करना जरूरी है। अब आते हैं 212 कहता है पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। Charge must contain particulars as to time, place and person of the alleged offence. The person, if any, against whom, or a thing, if any, in respect of which the offence was committed। किसी व्यक्ति के या किसी चीज के अगेंस्ट हुआ है तो उसका भी जिक्र करना जरूरी है। 212 सब क्लॉज 2 कहता है an exception to meet certain contingency it is sufficient to show aggregate offence without specifying the details। कुछ केसेस में कुछ कंटीजेंसीज जो होती हैं उनको उनको मतलब कुछ एक्सेप्शंस दिए जाते हैं कुछ केसेस में, जिनमें भी कि अगर ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो डिटेल्स जो मेंशन करनी रिक्वायर्ड नहीं है कि क्या पूरा जो डिटेल है जैसा ऊपर हमने बताया वो मेंशन करना, डिटेल्स को मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, बट इन एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है। व्हेन पर्टिकुलर्स मेंशन इन 211 एंड 212 डू नॉट गिव सफिशिएंट नोटिस टू द अक्यूज्ड ऑफ द मैटर विथ विच ही इज चार्ज, देन मस्ट also मेंशन द मैनर इन विच द एलिजिड ऑफेंस वाज कमिटेड। अगर जो पर्टिकुलर्स 211 और 212 के आगे के क्लॉजेस में दिए हुए हैं उनसे ये क्लियर नहीं हो पाता है कि उनसे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सा ऑफेंस के लिए उस व्यक्ति को चार्ज किया गया है, तो मैनर उसमें लिखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि किस मैनर में ऑफेंस जो है किया गया है। ये आपका है 213। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ए इज अक्यूज्ड ऑफ चीटिंग बी at a given time and place, the charge must set out the manner in which A cheated B। ठीक है। चार्ज में क्लियरली मेंशन होगा किस तरीके से चीट किया है या मिस अप्रोप्रिएशन किया है उससे, या उससे कोई प्रॉपर्टी ले ली है उसको अपने लिए यूज किया है, या उससे प्रॉपर्टी ले ली है या कुछ उससे लिया है उसको आगे सेल आउट कर दिया है। 214 बेसिकली इसे कहते हैं रूल ऑफ इंटरप्रेटिंग द लॉज, रूल ऑफ इंटरप्रेटिंग द वर्ड्स मेंशन इन द चार्ज। ये क्या कहता है? ये कहता है वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। मतलब इस तरीके के वर्ड्स चार्ज में होने चाहिए जिनको अगर हम इंटरप्रेट करें तो लॉ में दिए गए ऑफेंस जो मेंशन है उनका ही कंक्लूजन निकले। तो वर्ड्स जो है वो इस तरीके के होने चाहिए जिन्हें इंटरप्रेट करना आसान हो। 215 कहता है इफेक्ट ऑफ एरर इन द चार्ज। ऑफकोर्स कभी कभी ऐसा होता है कि अगर चार्ज फ्रेम किया है तो मान लीजिए कि कोई जो है एरर हो गया क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग हो गए या कुछ डॉक्यूमेंट पे ध्यान नहीं दिया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? इफ
it's not regarded as material at any stage of the case unless, ठीक है, unless the accused in fact misled by such error or omission, or if this has caused a failure of justice. अगर उस एरर की वजह से जस्टिस का फेलियर हो रहा होगा, तभी वो एरर जो है चार्ज फ्रेम करने में वो मटीरियल होगा, ठीक है। 464, अब इसमें है एक सीआरपीसी में सेक्शन 464 है, वो बताता है कि प्रोवाइड्स फॉर अ ट्रायल of the accused when a charge contains a material error which has occasioned and failure of justice. तो 464 में एक रीट्रायल की बात करी गई है उन केसेस में जहां पे चार्ज की वजह से जस्टिस का फेलियर हो रहा हो। 216 आपकी बात करता है ऑल्ट्रेशन एडिशन टू चार्ज, ठीक है। अगर एक बार चार्ज फ्रेम हो गया है तो क्या उसमें कोई ऑल्ट्रेशन और एडिशन होता है, ये बताते हैं। कोर्ट एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट, जजमेंट से पहले किसी भी वक्त, ठीक है, प्रोनाउंस ऑल्टर और ऐड टू एनी चार्ज, जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले किसी भी वक्त चार्ज में ऑल्ट्रेशन या एडिशन हो सकता है। सच ऑल्ट्रेशन एडिशन shall be read over and explained to the accused, जो भी चेंजेस होंगे या एडिशन होगा या ऑल्ट्रेशन होगा वो चेंजेस को अक्यूज्ड को पढ़ के सुनाना पड़ेगा। अब 216 सब सेक्शन 5 कहता है if offense if offense after alteration of charge is such that provides the section is that that provides the section is required, केस कैन नॉट बी प्रोसीडेड विदाउट सैक्शन। ओ, इसका क्लियर मतलब है ये जो 2165 कह रहा है, अगर ऑल्ट्रेशन और एडिशन के बाद जो चार्ज है वो इस तरीके का होता है कि उस जो सेक्शंस प्रोवाइड है उस चार्ज में, उसमें बिना गवर्नमेंट की सैंक्शन के बिना आप प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, तो कोर्ट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सैंक्शन के लिए अप्लाई करे। इन द केस ऑफ Jaswinder Saini versus state and city of Delhi, Jaswinder Saini versus state and city of Delhi 2013 volume 7 SCC 256, Supreme Court has reiterated, means given emphasis and clearly mentioned that the unrestricted power of the court to alter charge बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, दैट ये जो पावर है कि जजमेंट के प्रोनाउंसमेंट से पहले आप ऑल्टर और चेंज कर सकते हैं चार्ज में, वो उसमें उसका जो इम्पोर्टेंस है वो इस जजमेंट में इन्होंने मेंशन किया है। अब आते हैं 217 कहता है रिकॉल ऑफ विटनेस व्हेन चार्ज ऑल्टर्ड और एडेड। ऑफ कोर्स रिकॉल करना पड़ेगा, चार्ज चेंज हो गया है तो दोबारा क्वेश्चंस आंसर्स करने पड़ेंगे, क्रॉस एग्जामिन करना पड़ेगा। रिकॉल्ड ओल्ड विटनेसेस को रिकॉल करेंगे और जो नए विटनेसेस अगर ऐड होंगे उनको भी कॉल करके उनका भी एग्जामिनेशन करेंगे। टू कॉल फर्दर विटनेस एज वेल एज आई टोल्ड यू, कोर्ट में ऑल्टर एड चार्जेस अपॉन इट्स ओन और ऑन एन एप्लीकेशन बाय द प्रोसिक्यूशन। जो कोर्ट है वो अपने खुद के सुओ मोटो भी जो है चार्ज को ऐड और ऑल्टर कर सकता है, या जो प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन है उसके द्वारा भी वो कर सकता है। अब आते हैं 218 कहता है सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस, कि डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए चार्जेस डिफरेंट होंगे। फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस फॉर विच एनी पर्सन इज अक्यूज्ड देयर मस्ट बी सेपरेट चार्ज। अब पहले तो ये समझिए डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस क्या होंगे। डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस होते हैं व्हेन टू ऑफेंसेस आर कमिटेड एंड ईच हैज नो कनेक्शन विद द अदर। जब डिफरेंट ऑफेंसेस कमिट किए जाते हैं और दोनों का एक दूसरे से रिलेशन नहीं होता है, इन्हें कहते हैं डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। एंड एवरी सेपरेट चार्ज मस्ट बी ट्राइड सेपरेटली, ठीक है। और हर सेपरेट जो ट्रायल होता है उसको हर सेपरेट जो चार्ज होता है उसको सेपरेट ट्रायल में ट्रायल किया जाएगा। हाउएवर a magistrate may try together all or any number of charges framed against an accused if the latter himself so desires by an application in writing and if the magistrate is also of the opinion। अगर मजिस्ट्रेट भी
की भी ओपिनियन यही है, और जो पर्सन है वो लिख के देता है कि सभी जो चार्जेस है उनका ट्रायल एक साथ किया जाए, तो एक साथ किया जा सकता है। ठीक है। एक्सेप्शन टू 218 इज 219, 221 एंड 223। मतलब सेपरेट चार्जेस की बात हमने की है ना 218 में, तो सेपरेट चार्जेस के लिए सेपरेट ट्रायल होना, सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस है और ट्रायल भी अलग अलग होना चाहिए। लेकिन इसका जो एक्सेप्शन दिया हुआ है आपको वो 219 से 221 में और 223 में दिया, वहां पे हम ये पढ़ेंगे ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस। ठीक है, किन चार्जेस को एक साथ ज्वाइन करके और एक ट्रायल में हम कंसीडर कर सकते हैं, वो देखिए। ऑफेंस कमिटेड ऑन डिफरेंट ओकेजन ऑल्सो आर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। डिफरेंट ओकेजन में किया गया जो ऑफेंस है वो भी डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस होगा। ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट डिफरेंट पर्सन ऑल्सो डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। अब हम पढ़ते हैं एक्सेप्शंस की जो हम बात कर रहे थे। 219 219 कहता है ट्रायल टू बी लिमिटेड टू 3 ऑफेंसेस। ठीक है। प्लेस ऑफ ऑफेंसेस ऑफेंसेस प्लेस ऑफ ऑफेंसेस फॉर ट्रायल। ठीक है। तो ये मतलब ये कह रहा है प्लेस द लिमिटेशन ऑफ द ट्रायल लिमिटेड टू द 3 ऑफेंसेस। तो ये एक लिमिट 219 जो है वो एक लिमिट प्लेस कर रहा है कि कितने जो ट्रायल है एक साथ हम कितने ऑफेंसेस के ट्रायल कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 3 ऑफेंसेस। अगर एक व्यक्ति ने इफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ मोर देन 1 ऑफेंसेस द सेम काइंड एक तरह के कमिटेड विद इन द स्पैन ऑफ 12 मंथ्स, एक साल के अंदर अगर उसने एक से ज्यादा ऑफेंस किए हैं जो कि सिमिलर इन नेचर हैं, तो वो एक साथ ट्राई हो जाएगा। वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम पर्सन और नॉट, सेम पर्सन है या नहीं है तो भी, कैन एट वन ट्रायल बी चार्ज विद एंड ट्राइड फॉर एनी नंबर ऑफ सच ऑफेंसेस बट नॉट एक्सीडिंग 3। तो मतलब 3 से ज्यादा जो ऑफेंसेस एक साथ कमिट किए गए हैं उनका जो चार्ज फ्रेम हुआ है उनको एक ट्रायल में नहीं पूरा किया जा सकता है। ठीक है। ऑफेंसेस आर डीम्ड टू बी सेम काइंड इफ दे आर पनिशेबल विद सेम पनिशमेंट, अगर वो सेम पनिशमेंट से पनिशेबल हैं। एग्जाम्पल 379 पनिशमेंट फॉर थेफ्ट एंड 380 ऑफ आईपीसी, ये है थेफ्ट इन एनी बिल्डिंग वेसल टेंट यूज्ड एज ह्यूमन ड्वेलिंग हाउस। इन दोनों के जो पनिशमेंट है वो सेम है, तो इसलिए ये जो आपके ऑफेंसेस हैं इनका ट्रायल जो है एक साथ किया जा सकता है। ऑफेंसेस नॉट ऑफ द सेम काइंड, कौन कौन से ऑफेंस एक तरीके के नहीं है? एक तो एडल्ट्री एंड बायगेमी, फोर्जरी एंड गिविंग फॉल्स एविडेंस, मर्डर एंड ग्रीवियस हर्ट। ये सारे ऑफेंसेस एक तरीके के नहीं है, इन्हें एक साथ ट्रायल नहीं किया जा सकता। ठीक है। नॉन कंप्लायंस इज एन इरेगुलरिटी विच विटिएट द ट्रायल। मीन्स 219 में अगर मजिस्ट्रेट ने किसी भी तरीके की इरेगुलरिटी की है तो वो जो आपका 461 462 में है वो ट्रायल को जो है इलीगल नल कर देगा, विटिएट कर देगा। अब 220 की बात करते हैं। वन ट्रायल फॉर सेवरल ऑफेंसेस, एक ट्रायल बहुत सारे ऑफेंस के लिए। इफ इन वन सीरीज ऑफ एक्ट्स, if in one series of acts which are so connected together as to constitute the same transaction, more than one offense is committed by the same person, he can be charged and tried for each such offense at one trial। अगर एक सीरीज है आपका, ठीक है, एक सीरीज है ट्रांजैक्शन है, एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन के साथ आपने एक से ज्यादा ऑफेंस कमिट कर दिए हैं सेम पर्सन ने, तो उन सारे जो चार्ज ऑफेंसेस हैं उनका ट्रायल एक में किया जा सकता है। इफ द एलिजिड एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशंस। ठीक है, अगर सेपरेट डेफिनेशंस में भी हैं 2 और 2 से ज्यादा तो भी। 220 सब क्लॉज 3 कहता है भाई ये दिस इज what I just told you, that if the alleged acts constitute an offense falling within 2 or more separate definition of any law in force, उसके बाद भी, तो ये है आपका 220 सब क्लॉज 3। ठीक है। अब आइए चार्ज एंड ट्रायल फॉर एनी सच ऑफेंस एट वन ट्रायल। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे है, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। A strikes B with a cane. A may be separately charged with and convicted of offense under 352 and 323। तो इन दोनों
ही सेक्शंस में वो एक साथ उसको हम ट्रायल पे ला सकते हैं। अब 220 सब क्लॉज 4 क्या कहता है? 220 सब क्लॉज 4 कहता है इफ इन एक्ट्स ऑफ विच वन और मोर would by itself constitute an offense, when combined constitute a different offense. Charge and try for constituted offense, मतलब अगर एक सीरीज ऑफ एक्ट्स है, ठीक है, जिसमें एक और दो से ज्यादा जो ऑफेंस है वो कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं, उनको सीरीज ऑफ एक्ट है, जब उन्हें वन और मोर वुड बाय इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। सीरीज ऑफ एक्ट्स में एक या दो से ज्यादा जो एक्ट्स हैं उन्हें जब कंबाइन किया जाता है तो वो एक ऑफेंस में उनका रिजल्ट होता है एक ऑफेंस, ठीक है। तो वो ऑफेंस जो है अगर एक साथ कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं तो डिफरेंट ऑफेंस हो जाता है, समझिए, ठीक है। चार्ज एंड ट्रायल फॉर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफेंस, तो उन दोनों चार्ज जो डिफरेंट हैं एक्ट से जो कॉन्स्टिट्यूट हुए थे, अब ऊपर वाले जो ऑफेंस थे उनसे कोई मतलब नहीं है, उन दोनों एक्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद जो ऑफेंस आया है अब उस ऑफेंस का ट्रायल होगा, ठीक है। यही कहता है 220 सब क्लॉज 4 कि चार्ज एंड ट्रायल फॉर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफेंस। अब समझिए इसको, ए कमिट्स अ रॉबरी ऑन बी, ठीक है, ए कमिट अ रॉबरी ऑन बी बाय डूइंग सो voluntarily causing hurt, ठीक है, ए मे बी चार्ज अंडर 323, 392 एंड 394। एक तो उसने क्या किया, रॉबरी कमिट कर रहा था, रॉबरी कमिट करते वक्त उसने एक हर्ट दे दिया उसको, ठीक है, तो उसको तीन ऑफेंस में, एक तो दो हो गए 323 और 392 तो सेम हो गए, और 394 जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ ऑफेंस, उस ऑफेंस के लिए उसको पनिशमेंट या उसका ट्रायल जो है वो किया जाएगा। अब चलिए 221 की बात करते हैं। 221 कहता है केसेस वेयर इट इज डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां डाउटफुल होता है कि कौन सा ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है। If a single act is of such a nature that it is doubtful which of several offenses such facts will constitute, the accused may be charged with the lowing committed of any such. Accused may be charged with having committed all or any of such offenses. Doubtful है तो या तो सब में या कुछ या किसी एक में, या तो सारे उसको ऑफेंस के लिए चार्ज किया जाएगा या किसी एक के लिए। इफ अक्यूज्ड इज चार्ज with only one offense and evidence shows that he has committed a different offense, he may be convicted of the offense which he is shown to have committed, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी डिफरेंट ऑफेंस में आपको चार्ज कर लिया, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एंड अदर एविडेंस इट ये प्राइमा फेसाई दिखता है कि आपने डिफरेंट ऑफेंस कमिट किया हुआ है, तो उसको जो ऑफेंस दिख रहा है, क्योंकि लॉ में एविडेंस की वैल्यू है, तो जो ऑफेंस कमिट किया हुआ दिख रहा है उसी ऑफेंस में आपको ट्राई किया जाएगा। दिस सेक्शन ऑथराइजेस द कोर्ट टू फ्रेम क्यूमुलेटिव चार्जेस और चार्जेस इन ऑल्टरनेटिव, ठीक है, या तो क्यूमुलेटिव एक साथ या ऑल्टरनेटिव। If the magistrate is not able to ascertain facts that exist which would justifying a conviction, he must of course acquit the accused। अगर ऑफ कोर्स अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि आप खुद को जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं, रीजन में आप नहीं लिख पाएंगे कुछ भी, तो आपको सबसे अच्छा है ना कि कितने सारे जो है भले ही कई दोषी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष जो व्यक्ति है उसको सजा नहीं होनी चाहिए, तो वही प्रिंसिपल फॉलो करके उसे एक्विट कर देना चाहिए। वेयर मजिस्ट्रेट हैड फाउंड दैट फैक्ट्स डू एग्जिस्ट which established that the accused must have committed some offense, although doubtful what exactly that offense was, a conviction for the least serious offense would be in order। अगर डाउटफुल है कि किए तो हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि इनमें से एग्जैक्ट कौन सा दिख रहा है करते हुए, तो उन ऑफेंसेस में से जिस ऑफेंस में सबसे कम पनिशमेंट होगी उस ऑफेंस के लिए उसे पनिशमेंट मिलेगी। अब 222 कहता है कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस नॉट स्पेसिफिकली चार्ज्ड, चार्ज में नहीं है लेकिन कन्विक्शन हो रहा है उस ऑफेंस का, क्या है ये?
If a person is charged with an offense constituted of several particulars, a combination of some only of which constitute a complete minor offense, and such combination is proved, he may be convicted of minor offense. ठीक है, अगर बहुत सारे पर्टिकुलर्स हैं उस ऑफेंस में, ठीक है, जिसके लिए उसको चार्ज किया गया है लेकिन हम अगर कुछ को कंबाइन करते हैं तो वो एक ऐसा ऑफेंस निकलता है जो माइनर ऑफेंस है, ठीक है, भले ही दूसरा मेजर है लेकिन कॉम्बिनेशन के बाद माइनर निकला है तो उसको माइनर ऑफेंस के लिए ही चार्ज किया जाएगा। 222 सब क्लॉज 2 कहता है if a person charged with an offense and facts are proved which reduce it to minor offense, convicted with minor offense although not charged। ठीक है, भले ही चार्ज नहीं किया है उस माइनर ऑफेंस के लिए लेकिन कन्विक्शन उसका माइनर ऑफेंस में ही होगा। सब क्लॉज 3 कहता है मे बी कन्विक्टेड फॉर अटेम्प्ट ऑल्दो नॉट चार्ज विद दैट। ठीक है, अटेम्प्ट के लिए चार्ज नहीं था वो, लेकिन अटेम्प्ट के लिए उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। सब क्लॉज 4 कहता है वेयर सैंक्शन इज लैकिंग नो ऑथराइजेशन ऑफ कन्विक्शन, जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि जिन ऑफेंसेस में सैंक्शंस रिक्वायर्ड होगा गवर्नमेंट से और वहाँ पे अगर सैंक्शन नहीं लिया गया है तो जो कन्विक्शन है उसका कोई अथॉरिटी नहीं होगी। ठीक है, अब आता है 223। 223 कहता है हु कैन बी चार्ज एंड ट्राई टुगेदर, कौन कौन एक साथ चार्ज और ट्राई कर इन्हें एक साथ ट्रायल पे लिया जा सकता है। 7 कैटेगरीज हैं, एक तो सेम ऑफेंसेस, सेम ट्रांजैक्शन होते हैं जो, प्लस अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, अदर अक्यूज्ड ऑफ अबेटमेंट और अटेम्प्ट। ठीक है, एक ने ऑफेंस किया, एक ने अबेटमेंट किया, एक ने अटेम्प्ट किया है। अक्यूज्ड ऑफ मोर देन वन ऑफेंस ऑफ सेम काइंड अंडर 219 आपको पता है। डिफरेंट ऑफेंसेस इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन एंड अ पर्सन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट पर्सन, ये भी किया जा सकता है एक साथ। स्टोलन प्रॉपर्टी एंड उसका पोजीशन। ठीक है, इसके बाद आ जाता है काउंटरफीट कॉइन्स, अबेटमेंट, अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस। ये सारे जो 7 कैटेगरीज मेंशन है ये जो हैं इनको एक साथ चार्ज भी किया जा सकता है, ट्राई भी किया जा सकता है। 224 कहता है विथड्रॉ ऑफ remaining charges, when conviction obtained on one or more heads of charge, remaining will be withdrawn after the consent of the court। तो बाकी जो सारे चार्जेस हैं कंसेंट ऑफ द कोर्ट के बाद उनको विड्रॉ किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट चार्ज। चार्ज इज important, so if you have any doubt you can ask me, I'll reply।